हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि एक वीडियो आई थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसे प्यार मिला। इसी क्रम में सी टाइट की नेक्स्ट वीडियो के साथ टॉपिक वाइज पहला टॉपिक है, जैसे देखो थंबनेल में है टॉपिक फर्स्ट। मैंने बताया था कि 4 वैज्ञानिक हैं, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की और चामस्की। 4 वैज्ञानिक करने और पॉजिटिव निगेटिव 30 में से 29 और 30 नंबर के बीच आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में टॉपिक फर्स्ट, संज्ञानात्मक पियाजे, जीन पियाजे। अब देखो जीन पियाजे हैं ये, तो पियाजे के बारे में आपको ये नहीं पढ़ना है, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये क्या खाते थे, ये सब आता है यूपी टेट में। यहाँ सी टेट का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, इनके जो कंसेप्ट हैं उन्हें अच्छे से समझना है। ठीक है, तो इसी क्रम में पहला वैज्ञानिक है हमारे जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया। क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसके अंदर जो ये इनके पार्ट है, कंसेप्ट है, जैसे अनुकूलन, आत्मसात्करण, समायोजन, संतुलन, ये सब आपको बहुत डीप पढ़ने हैं। ठीक, तो देखते हैं। टॉपिक ये फर्स्ट है, सारे टॉपिक यानी कि 15-20 में आपके सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं पहला। अब देखो 4 वैज्ञानिक मैंने बताया था कि इसके अंदर 4 वैज्ञानिक है। कितने वैज्ञानिक है? 4। सबसे पहला है जीन पियाजे, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, टॉपिक वाइज पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। दूसरे है कोहलबर्ग, तीसरे वाइगोस्की और चौथे है चामस्की। इनका मोटा मोटा समझेंगे जरा, जनरल बात, जैसे तुमसे पूछा जाए ओरली, कोई स्पेशल बात ना, अंदर ना जाके मोटा मोटा क्या है इन्होंने दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसका? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जैसे कि ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मतलब ये है कि देखो, जैसे संज्ञान, इन्हीं लेते हैं संज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या होता है? देखो सी टाइट में कुछ नहीं है, बस वर्ड जो हैं वो आपको हिंदी में पता होने चाहिए बस। जैसे संज्ञानात्मक आ गया तो आप संज्ञान को थोड़ी देर के लिए काट दीजिएगा। संज्ञान का मतलब जानना, ज्ञान। ज्ञान का मतलब यह है, इनका ये मानना था कि जो बच्चा सीखता है वो एक ऐसे वातावरण का समावेशन है जहां पर कोई मीडिएटर हो, जैसे कक्षा हो गया, कोचिंग हो गया, ये सब मानना था इनका। कोहलबर्ग का क्या मानना था? इनका मानना यह था कि बच्चा नैतिक विकास या अनैतिक विकास से सीखता है। नैतिक का मतलब सही, अनैतिक का मतलब गलत। बाकी इनका लंबा चौड़ा पढ़ाएंगे इनमें। वाइगोस्की का मतलब था समाज से सीखता है, यानी कि उसे जैसा वातावरण या समाज मिलेगा, अगर उसे चोरी वाला समाज मिलेगा तो वो चोरी करेगा, और उसे आईएएस वाला समाज मिलेगा तो वो आईएएस बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, आगे आता है चामस्की। इनका मानना था कि भाषा के हिसाब से सीखते हैं, यानी कि भाषा का मेन रोल है। अगर आपकी भाषा नेटिव लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी में ही सारी चीज़ें सीखेंगे और वो इजीली लगेगी भी। ठीक, तो ये कहानी थी इनकी। लेकिन है क्या, अब हमें पढ़ना है जीन पियाजे। क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक, पहले वैज्ञानिक का नाम जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसका मतलब यह है कि बच्चे वातावरण के समावेशन से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? वातावरण के समावेशन से, यानी कि जैसा बच्चे का वातावरण बनेगा वो वैसा सीखेगा। बात समझ में आ गई? तो जनरल बात तो ये है। दूसरी बात, इनके अन्य नाम आजकल फैशन में है। जैसे मैं बताऊं, अब देखो जीन पियाजे ने सिद्धांत दे दिया। अब जैसे किसी का घर का नाम है टोनी, बाहर का नाम है अंकित, ठीक है, विदेश का नाम है जोंटी, लेकिन है तो करेक्टर वही, बस क्या है कि उनके नाम में चेंजिंग है। तो पेपर बनाने वाला चालाक हो गया, सब पढ़ के गए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया साहब पियाजे ने। लेकिन उसने पूछ लिया स्कीमा का। किसका? स्कीमा। इस पे जरा गौर फरमाइएगा बात पे। स्कीमा। अगला कर दिया बौद्धिकवाद का सिद्धांत। किसका? बौद्धिकवाद। अगला कर दिया किसका? रचनावाद। ये सब नाम इसी के ही हैं, लेकिन क्या है कि पेपर बनाने वाला कहीं से तो कुछ स्पेशल निकालेगा, इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें, अन्य नाम जो है उसे अच्छे से फोकस रखें। तो ये सब संज्ञानात्मक ही है। बात समझ में आ गई? ठीक, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास समझ गए, जो संज्ञान से सीखता है। संज्ञान का मतलब मीडिएटर, वातावरण। ठीक है, यह पूछता है कि कक्षा या फिर अध्यापक, ये सब इसके मीडिएटर हैं, यानी कि जो इन्हें सिखाते हैं, जहां का वो माहौल क्रिएट करता है। तो वो हो गया जीन पियाजे का। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी क्या क्या कंडीशन है
देखते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। अब आते हैं संज्ञानात्मक विकास। ये नोट्स हैं, ये आपको बिल्कुल ऐसे फोटो भी खींच लेने हैं इनके, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो अब इन्होंने क्या कहा था, वह स्थायी ज्ञान जिसे वातावरण के माध्यम से जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा था बौद्धिक स्कीमा, रचनावाद, आत्मीकरण, ये सब नाम है इसके। किसी घर का नाम अलग, बाहर का नाम अलग, प्यार का नाम अलग, कैरेक्टर तो वही है, ऐसी सिद्धांत यही है। दूसरा विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है इन्हें, ये बात याद रखना, वो पूछेगा विकासात्मक, विकास की अवस्थाएं जो बताई हैं उसके जनक सबसे पहले कौन थे, वो थे जीन पियाजे। अगला संप्रत्ययीकरण। अब देखो मैंने पहले ही बता दिया था, मेन रोल जो है किसमें, सी टेट में सिर्फ वर्डों का है। तुम्हारे सामने कोई वर्ड आया संप्रत्ययीकरण, संप्रत्ययीकरण, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे, कंफ्यूज कि ये क्या बवाल है। बस इसका तुम्हें हिंदी में मतलब पता होगा तो एकदम करके आ जाओगे। संप्रत्ययीकरण का मतलब होता है विचारों का निर्माण, बस मेन चीज ये है। यानी कि बच्चे के अंदर जो मेन अवस्था होती है निर्माण वाली, वो होती है कौन सी, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। जैसे कि मान लो विचारों का निर्माण, विचार आएंगे जाएंगे बुढ़ापे तक, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है निर्माण का वो कौन सा है हमारा, ये वाली अवस्था संप्रत्ययीकरण कहलाती है, संज्ञानात्मक के अंदर होता है। जैसे विचारों का निर्माण समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर यही है पढ़ाने का। देखो बाकी लोग भी पढ़ा रहे हैं, मेन चीज क्या है, जिसका अंदर तक समझ में आ जाए, मैंने कहा ना। तो विचारों का निर्माण ऐसा है कि मान लो कोई बच्चा है छोटा सा, अब उसने कहा कि भाई, मैंने उससे कहा, एक बच्चा है मेरा ही लड़का है, मैंने उससे कहा कि बेटा पढ़ ले, तो उसके मन में आया हाँ साहब एक दक्ष है लड़का, उसने दक्ष भी पढ़ता है, तो मेरे बच्चे को आया कि वो भी पढ़ता है, तो उसने उसके पास बैग देखा, तो उसने मुझसे कहा कि बैग लाओ, मैंने साहब बैग ला के दे दिया, समझ में आ गया। अब उसने देखा कि उसके पास बॉक्स भी है, तो उसने मुझसे कहा बॉक्स लाओ मैं तभी पढ़ूंगा, उससे पहले पढ़ूंगा नहीं, तो मैंने उसे बॉक्स भी ला के दे दिया। फिर उसके बाद उसके अंदर और निर्माण हुआ विचार के अंदर कि अब मेरे लिए टिफिन लाओ, जबकि वो विद्यालय नहीं जाता, 2.5 साल का है, तो उसके टिफिन ला के भी दिया। तो इस तरीके की जो निर्माण होता है विचारों के अंदर, पढ़ाई तो अभी गया नहीं वो, लेकिन उस पढ़ाई के अंतर्गत उसने विचारों का क्रिएशन कर लिया, तो वो वाला वर्ड कहलाता है संप्रत्ययीकरण। आप समझ में आ गया। ये वर्ड बस आपको याद रखने, कुछ नहीं पढ़ना, मैंने बताया कोई भी नोट्स खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ऐसी वर्ड है प्रत्यक्षण, देखकर सीखना। क्या है, देखकर सीखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर ये कहा गया था कि साहब हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बहुत लोगों ने कहा कि हमने बहुत कोशिश कर ली, दिन रात उसमें लगे रहते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं और वो टीवी देखते हैं। क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं। अब देखो ये एक तो आपको ये याद रखना, प्रत्यक्षण कहीं भी आए उसका मतलब क्या है, देखकर सीखना। अब मैं इसे समझाता हूं कैसे। जैसे कि मान लो आपके बच्चे, बहुत कोशिश कर ली आपने कि वो जो है सीख ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, बहुत कोशिश कर ली, दिन रात माँ भी बैठी है बाप भी बैठा, पर वो पढ़ नहीं रहा। अब देखकर सीखना कहलाता है प्रत्यक्षण। इसका मतलब ये है, अगर आपके अपने बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि उसे बनाना है, तो बिल्कुल आप एक तरीके से बच्चा है वो, बिल्कुल आप उस जैसे बच्चे बन जाइए, उस अवस्था में आ जाइए। अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो 3 साल वाली क्रिएटिविटी करें, 4 साल का है 4 साल वाली। कहने का मतलब यह है कि बच्चे तभी पढ़ेंगे, कोशिश ये करें कि आप भले ही पढ़ें ना, लेकिन उसे दिखाएं, उसे शो हो कि मेरे पिताजी भी पढ़ रहे हैं। अगर तुम घर का माहौल टीवी देखने का है कि शाम को सब टीवी देखते हैं, तो बच्चा भी टीवी देखेगा। और घर का माहौल जुआ खेलने का है या ताश खेलने का है, तो बच्चा भी जुआ सीख ही जाएगा। जैसे बहुत लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, ठीक है, और उनकी ये रहती है आदत कि हमारा बच्चा ड्रिंक ना करे, तो उसके लिए यह है कि उसके सामने कभी भी ना ड्रिंक करें, ठीक है। वैसे ड्रिंक करना तो अपराध है, मतलब कैंसर वगैरह ये सब होता है, लेकिन ये मैंने बता दिया कि प्रत्यक्षण का मतलब होता है देख कर सीखना। जैसे घर का माहौल होगा, लड़ाई झगड़े का माहौल होगा, तो बच्चे भी लड़ाई झगड़ा ही सीखेंगे। हालांकि हमें लगता है कि ये नहीं सीख रहा, लेकिन बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है,
यानी कि अगली अवस्थाएं हैं संवेदी गत्यात्मक, वो संवेदना से व्यक्त कर लेता है। जैसे कुत्ते को देखा होगा, भूकंप आने से पहले जान लेता है, ऐसी बच्चा संवेदनाओं से सीख लेता है। संवेदी अंग जो होते हैं आँख, कान, नाक, ठीक है, जीभ, स्किन, इससे सीख लेता है। बात समझ में आई? तो इसलिए ये वर्ड कहलाता है प्रत्येक क्षण। ये अब आपको पता चल गया, आप कहीं भी आ जाए एकदम लगा के आएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला हमारा इसी क्रम में है, ये मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूं, देखो किसी की कॉपी में करता नहीं हूं, क्योंकि कॉपी एक बार करोगे, लेकिन यह है कि अपना जो तरीका है वही निकल के आता है। ठीक, अगले पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रत्येक क्षण, क्लियर। अब आते हैं कंसेप्ट। देखो मेन चीज ये देखो, थोड़ा सा अगला वर्ड है कंसेप्ट का है। हाँ, कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट का मतलब यह है कि पियाजे के कंसेप्ट थे 4। कितने कंसेप्ट थे? 4 कंसेप्ट थे पियाजे के। 4 कंसेप्ट का मतलब यह है कि पियाजे का यह मानना था, थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूं, हाँ, कि बच्चे के अंदर 4 परिस्थितियां मेन है। सबसे पहला है अनुकूलन। क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब ये है, अब इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि हमारा थंबनेल इसी पर बेस है। ये आपको गहराई तक अगर सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब यह है परिस्थिति के अनुसार ढलना, यानी कि जैसी परिस्थिति है अगर बच्चा वैसे ढल जाएगा तो वो विकास की तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने सीधा सा एग्जाम्पल पहले भी दिया है, डायनासोर। डायनासोर का विलुप्त होने का कारण सिर्फ एक था कि वो परिस्थिति के अनुसार नहीं ढल पाए। परिस्थिति का मतलब समझिएगा कि डायनासोर को जो रहने की आदत थी वो ठंडा वातावरण चाहिए था उन्हें, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा वो क्या हो गए? विलुप्त हो गए। तो वो वर्ड कहलाता है अनुकूलन। परिस्थिति के अनुसार ढलना क्या कहलाता है? अनुकूलन। बात समझ में आ गई? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमें समाज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, हमें समाज का, हमें जो करना है वो करना है। लेकिन एक चीज है, आप जिस भी समाज में हैं, जिस भी धर्म से रिलेटेड हैं, अगर भगवान ने आपको वहां जन्म दिया है तो उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। वरना अगर आप समाज के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको फिर चांद पे जाना पड़ेगा और वहां प्लाट लेना पड़ेगा अलग। क्योंकि समाज हमें खाली गलत चीजों के लिए भी रोकता है और अच्छी चीजों के लिए मोटिवेट भी करता है। तो मेन चीज क्या है? परिस्थिति के अनुसार ढलना। अगर तुम्हारे पास प्राइवेट नौकरी है, ठीक है, तो तुम्हें उसी हिसाब से ढलोगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाता है? अनुकूलन। इसके 2 चरण है, सबसे पहला आत्मसातकरण और दूसरा समायोजन। इनमें बड़े क्लियर करके समझना है। 2 एग्जाम्पल मैं दूंगा। पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना वो कहलाता है आत्मसातकरण, और पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर दिया पूरी तरह वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है समायोजन। अब इसे समझिएगा 2 एग्जाम्पल से। जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि साइकिल जो व्यक्ति चला रहा है, तो साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल जल्दी सीख लेता है। क्यों? क्योंकि साइकिल के अंदर जो उसने सीखा पूर्व ज्ञान था, उसके बाद जब वो बाइक पे बैठा तो उसे बैलेंस की आदत थी, क्योंकि उसने वहां वो करा, कैसे हैंडल पकड़ना है वो सब करा, नया ज्ञान जोड़ दिया, वो कहलाता है आत्मसातकरण। पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ा। जैसे मान लो एक बच्चे ने देखा कौवा। क्या देखा साहब? कौवा। कौवे का कलर कैसा होता है? काला, और वो उड़ता भी है, पंख है उसके। अब उसने कुछ समय बाद देख लिया कबूतर। अब उसने कबूतर को भी क्या समझा? उसने समझा कबूतर को भी कौवा, क्योंकि उसने ये अपने अंदर धारणा बना ली थी कि जितनी भी उड़ने वाली चीजें हैं वो सब क्या है? कौवे हैं। लेकिन कलर के हिसाब से उसने बांट लिया। तो पूर्व ज्ञान में उसने जोड़ लिया कि कलर अगर चेंज है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये कंफ्यूजन वाले होते हैं। तो जिसमें सिर्फ जोड़ा जाए वो कहलाता है क्या? आत्मसातकरण। और समायोजन के अंदर क्या है? जब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे कौवा देखा, चलो साहब बड़ी अच्छी बात है, फिर देखा कबूतर, वो भी अच्छी बात है, फिर उसने देख लिया कोयल। अब उसने देखा कोयल भी काली है लेकिन
कौआ कर रहा कोको और ये कर रही है मीठी बोली कर रही है। तो अब बोली के हिसाब से उसने बांटा, यानी कि संशोधन कर दिया कि नहीं अब रंग से कोई इसका काम नहीं चलेगा, ये जो चेंजिंग हुआ है ये आवाज से भी हो सकता है। तो ये वर्ड कहलाता है समायोजन। जिसमें ज्यादा चेंजिंग हो, मतलब ज्यादा अंतर हो, वो समायोजन, और जिसमें जोड़ा जाए वो होता है वो होता है आत्मसातकरण। ऐसा समझिए, मैंने सबसे एग्जाम्पल शिक्षा मित्रों का दिया है। हमें शिक्षा मित्रों को मास्टर बनाना था, लेकिन क्या था कि वो उस तरीके के एजिड भी थे और दूसरा बहुत समय पढ़ाई छोड़े हुए हो गए थे, तो उन्हें उस तरीके से तो बीटीसी कराना मुश्किल था, लेकिन विभागीय बीटीसी कराई। उन्होंने परिवर्तन किया अपने जियो में और उन्हें बीटीसी करा के टाइट करा के मास्टर बना दिया गया। तो ये वर्ड क्या कहलाया? समायोजन। कहते हैं ना समायोजन हुआ, समायोजन हुआ। तो ऐसी भाषा में कभी भी नहीं भूलोगे आप। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगला हमारा है नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, आगे देखते हैं। तो ये दो कंसेप्ट हो गए, अनुकूलन, समायोजन। आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया क्लियर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, अगला है संतुलन या साम्यकरण। क्या है साहब? संतुलन। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो। अगर आपको और भी वीडियो सारी देखनी है, विश्वास मानिए सीटेट कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं। कोई, अब मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें 8 बजे हिंदी की क्लास, 9 बजे इंग्लिश की क्लास, 10 बजे मैथ की क्लास, 11 बजे ईवीएस की क्लास और 12 बजे साइंस की क्लास। अगर आप इस पेपर के लिए इतनी सारी क्लास लेंगे तो विश्वास मानिए वो आपस में टकरा जाएंगे। तो स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ज्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर सारी तैयारी हो जाएगी 120 प्लस। ठीक, आगे आते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, अब 3 से 2 तो हो गए, आत्मसातकरण और ये। अगला टॉपिक संतुलन या साम्यकरण। अब देखो इसमें क्या है, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है संतुलन। जैसे कौआ, ठीक है, कबूतर, और उसके बीच में उसके बाद क्या आया था दूसरा समायोजन में, कोयल आ गई थी। तो इनके बीच की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संतुलन। जैसे साइकिल कब चलती है? जब इधर वाला पेंडल और इधर वाला पेंडल आराम से बैलेंस में हो। तो बात समझ में आ गई संतुलन की। अगला है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण का मतलब समझिएगा, एक मापदंड के आधार पर बांटना। जैसे आपको बहुत सारे फूल दे दिए गए, गुलाब के, ठीक है, सूरजमुखी के, कमल के, और आपसे कहा गया कि एक रंग के हिसाब से बांट दो, यानी कि एक रंग के हिसाब से, यानी कि एक मापदंड के हिसाब से बांटना। जैसे कक्षा में बच्चे हैं, आपसे कहा गया एक साइज वाले अलग कर दो, दूसरे साइज वाले अलग कर दो, तो वो कहलाता है सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीयकरण। मैंने बता दिया वर्डों का खेल है सिर्फ। आगे आते हैं स्कीमा। स्कीमा मैंने बता दिया था, पुरानी वस्तु की एक धारणा। स्कीमा क्या है? स्कीमा बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इसका नाम भी उसमें रख दिया गया। स्कीमा का मतलब, अगर किसी बच्चे ने कौआ देखा है तो जब तक उसे बाकी चीजों का अनुभव नहीं है तो हर चीज उड़ने वाले को कौआ समझेगा। बात समझ में आ गई? तो एक पुरानी वस्तु की एक धारणा क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। विकेंद्रीकरण पे आते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब है एक चीज को केंद्र मानकर घुमाना। जैसे बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई भी चीज चाहिए, उन्हें मान लो बोतल से दूध नहीं पीना, उन्हें पीना है, छोटा बच्चा है, उन्हें पीना है मान लो किससे, गिलास से, तो उसे सेंट्रल मान के उसी पे फोकस रखेगा वो। अगर उसे दशहरा देखने जाना है तो उससे कुछ भी करा लो, केंद्र मान लिया कि उसे टारगेट करना है दशहरा, तो वो दशहरे के हिसाब से सोचेगा और वो वैसे ही व्यवहार करेगा। तो वो कहलाता है एक चीज को केंद्र मानकर घुमाना, उसी के चारों तरफ घूमना। जैसे सेंट्रल होती धुरी, उसके उस चारों तरफ घूमती रहती चीजें। ठीक, अगले पे आते हैं। अब शुरू होता है हमारा, अब है पियाजे की 4 अवस्थाएं। इन्हें जरा बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो मैंने एक एक उसमें कोशिश ये करी है कि वर्ड आ जाए और वो आपको क्लियर हो जाए, वैसे भी ना पता चले कि उसके अंदर अगर है तो वो आंसर है। वो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। अवस्थाएं, जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं वो हमारी कितनी अवस्थाएं दी हैं उन्होंने? वो दी हैं उन्होंने 4 अवस्थाएं। कितनी? 4। तो उसी क्रम में पहली अवस्था में क्या क्या है? तो पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक। देखो
संवेदी अंग कौन से होते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। आंख, नाक, आंख नाक, आंख नाक स्किन, ठीक है, आंख नाक स्किन, आंख नाक कान, ठीक है, ये सब कौन से अंग कहलाते हैं, संवेदी अंग। यानी कि बच्चा संवेदनाओं से सीखता है। बच्चे से अगर तुम कह दो कि भाई कोई चीज खो गई, कि उसे ढूंढ के लिया, तुमको में ध्यान नहीं रहेगा, वो पता लगा लेगा कि बच्चा बहुत तेज होता है। इसलिए मैंने बताया ना, बच्चे को अगर जैसा चाहोगे वैसा ढल जाएगा, ठीक। तो इसी क्रम में इंद्रजनीय अवस्था भी कहा गया है। ये नाम जरूर याद रखें। ये कब से कब तक है, 0 से 2 वर्ष, याद रखना। इसमें वस्तु स्थायित्व होता है, इसमें जरा गौर फरमाइएगा। अब ये वस्तु स्थायित्व आया, अब इसका मतलब नहीं पता, हिंदी पता चल जाएगी, कभी भी कर लोगे। जैसे पूछा जाए कि एक बच्चा छुपी हुई चीज भी उसे याद आ जाती है, वो क्या कहलाता है, वस्तु स्थायित्व। तो इसका मतलब ये है वस्तु स्थायित्व का, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ लेना, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढना। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे नहीं आने का। जैसे छिपी हुई का मतलब ये है कि अगर आपने दिन में भूत की कहानी बच्चे ने कहीं देखी है, भूत की कहानी कहीं देखी है, तो रात में उसे वो दिखाई देंगी, क्योंकि उसका ये मानना है कि भूत है, जबकि भूत नहीं है ना। या मान लो कोई चीज खो गई, कोई चाबी खो गई, ठीक है, सबसे जल्दी अगर घर परिवार में कोई लाएगा तो बच्चा ढूंढ के लाएगा, क्योंकि वो छिपी हुई है, लेकिन उसे याद आ जाएगा। याद का मतलब ये वो इंद्रियों से देख लेगा अपनी वो। ऐसे भी समझ में ना आए तो ऐसे समझिएगा कि जैसे कि भूकंप आता है, तो भूकंप के वक्त कौन जल्दी पता लगा लेता है, कुत्ता, यानी कि वो अपनी इंद्रियों से पता लगा लेता है। ऐसी बच्चे के अंदर होता है, आंख नाक कान, ये स्पेशल क्वालिटी होती है। तो उसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। छुपी हुई चीजें भी ढूंढ के निकालना, क्या बहुत बार ऐसा होता है, मैं भी क्या कोशिश करता हूं तो वो एकदम ढूंढ कर ले आता है मेरा लड़का। तो वो क्या है कि ये इंद्रजनीय अवस्था है उसकी, यानी कि उनकी जो इंद्रियों से वो स्पेशल पार्ट है। बड़े बड़े होते होते वो हमारी सब धूमिल होती चली जाती हैं। अगला है, देखो ये वर्ड मैंने लिख दिया, छुपी हुई वस्तुएं दिखाई देना, इसी में होती हैं। वो पूछेगा कि वस्तु स्थायित्व कौन सी अवस्था में होता है, वो हो गया संवेदी गत्यात्मक। अहम मान्यता, ये बहुत अच्छा वर्ड है। अहम मान्यता का मतलब ये है कि बच्चे का ये मानना है कि वो अहम है, वो अपनी मान्यता को ज्यादा सिद्ध करेगा। अगर उसने ये मान लिया कि मान लो हमें ये काम करना है, अहम मान्यता का मतलब है कि जो उसने किया बस वही सही है। अगर उसने तुम उससे कितना ही मना करो और उसने वो काम कर दिया, तो समझ लो उसे ये लगेगा कि बस वही है, जो उसने किया है वही सही है। अहम का मतलब यह है कि जो उसने किया वही सही है। इस ईगो सेंट्रिक पर्सन, यानी कि अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो सही है, तुम उसे कितना ही डांट दो वो नहीं मानेगा, क्योंकि ये इस अवस्था का गुण है। बात समझ में आ गई। आगे आते हैं प्रतिनिधित्वात्मक। देखो इन वर्डों पर जरा विशेष ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। सीटेट ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि इतना पढ़ो उतना पढ़ो। अब ये वर्ड आ गया, अभी सब इसका मतलब ही ना पता तो क्या करोगे। तो प्रतिनिधित्वात्मक का मतलब यह है कि उसे कोई ना कोई प्रतिनिधि चाहिए। अगर वो बाजार जा रहा है तो वो अकेले नहीं जाएगा, कोई ना कोई प्रतिनिधि यानी कि गार्जियंस जरूर होना चाहिए। तो ये वाली अवस्था होती है कौन सी, संवेदी गत्यात्मक। ठीक, आगे आते हैं, अब इसका और पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला हमारा इसी के पार्ट और होंगे शायद। अगला है प्रतिवर्त क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्त क्रिया है ये, इसका अंतरंग व्यवहार कि बच्चा जो अलग अलग तरीके से करता है, वो अंतरंग व्यवहार नहीं देगा क्योंकि इससे पहचान लोगे, वो जानबूझ के ये देगा प्रतिवर्त क्रिया। अब आप सोचते हैं प्रतिवर्त क्या बवाल है, तो इनका बस मतलब समझना है। प्रतिवर्त का मतलब होता है कि जब बच्चा अलग अलग तरीके का व्यवहार, कभी रोए, देखा होगा एक दिन में, कभी रोता, कभी हंसता, कभी खेलता, कभी उठता, कभी बैठता, ये सब क्वालिटी किसके अंतर्गत, 0 से 2 संवेदी गत्यात्मक। मैंने लिख दिया इसलिए। अस्थगित जो स्थिर ना हो, यानी कि अस्थगित व्यवहार कौन सी अवस्था में होता है, वो होता है संवेदी गत्यात्मक। ये सब लिखना है आपको, याद रखना। बस ऐसी नोट्स बना लीजिए, 3 पेज के हैं, कहीं भी नहीं बचेगा एक भी क्वेश्चन। ये क्वेश्चनों से बनाए हुए नोट्स हैं, किसी की कॉपी नहीं है। तो अस्थगित का मतलब जो स्थिर ना हो। तो देखा होगा बच्चे का कोई चीज भी स्थिर नहीं होता, सुबह को रोएगा, शाम को हंसेगा, दोपहर को हंसेगा, शाम को रोएगा। ये सब कौन सी अवस्था, 0 से 2। आगे आते हैं, ये हो गया आपका खत्म।
अगला है पूर्व सक्रियात्मक। इस पे जरा एक चीज जरा विशेष ध्यान रखें, ये नए नए नाम से दे रहा है प्रांक सक्रियात्मक। तो पूर्व या प्रांक कहीं भी आ जाए वो होती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था। अब इसमें क्या क्या है देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कर लेना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये लगेगा कि हमने तो सारा कुछ सीख लिया। जैसे क्रिया करने से पहले की अवस्था, इसमें क्या होता है पूर्व सक्रियात्मक, क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है ये पूर्व सक्रियात्मक। देखते हैं, यानी कि बच्चा जब कोई क्रिया करता है, क्रिया का मतलब कोई भी काम करता है, जैसे वो सब होता है पहली वाली अवस्था में, 6 वर्ष के बाद वाली अवस्था में होता है। तो क्रिया का मतलब यह है कि इसमें वो करेगा नहीं, इसमें सिर्फ सोचता रहेगा। यानी कि अगर उसे कुछ बनना है तो बनेगा तो बाद में, लेकिन वो सोचेगा पहले, यानी कि सोचने वाली अवस्था। इसमें ज़्यादा सोचता है बच्चा कि मुझे IAS बनना है, तो वो सोचेगा, क्योंकि बन तो सकता नहीं, बनेगा तो इंटर के बाद ही। तो ये वाली अवस्था कौन सी होती है? पूर्व सक्रियात्मक। खिलौनों की आयु, ये आपको पता है कि इसमें क्या चाहिए बच्चों को? खिलौने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, इसमें कुछ नहीं पढ़ाना। अगले पे आते हैं। अगला है नकल करने की अवस्था। वाह, इसमें बच्चे को व्याख्या और नकल, व्याख्या भी डाल दो, इसमें बच्चों को व्याख्या चाहिए और नकल चाहिए। इसमें नकल करता है, नकल का मतलब यानी कि 2 से 6 तक नकल करने की अवस्था होती है। ये ना पहले आती ना बाद। अगर कोई बराबर में बैठा है तो उसे किसी मास्टर को पता नहीं लगेगा, और वो एकदम से साइड में लो जी पूरे में से पूरे नंबर। देखते हैं ना हम स्कूल में। ठीक, आगे आते हैं प्रतीकात्मक चिंतन के साथ दुनिया को देखना। ये बहुत अच्छा है, प्रतीकात्मक चिंतन। जैसे ये वर्ड आया तो बस आपको पता होना चाहिए प्रतीकात्मक चिंतन क्या होता है। ये तो याद रखना है कौन सी अवस्था में है, ये पूर्व में। लेकिन होता क्या है, ऐसा समझिएगा कि एक बच्चे ने मान लो चिप्स देखा। क्या देखा? चिप्स। तो उसने उससे पहले देखी हुई थी मछली, छोटी सी। तो मछली को उसने चिप्स को भी क्या समझ लिया? मछली। यानी कि वो सिंबल के हिसाब से सीख रहा है। तो मैंने बता दिया, मछली को चिप्स, चिप्स को मछली समझना, वो कौन सी अवस्था में? प्रतीकात्मक। इन पे गौर फरमाइएगा बस वर्ड पे। ठीक, इसलिए ये मैं वीडियो लाया हूं। विश्वास मानिए तरीका थोड़ा सा अलग है, कॉपी किसी की है नहीं, बिल्कुल सिर्फ ऐसा करना है। ठीक, जीववाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सजीव व निर्जीव के बीच में अंतर ना करे। कहने का मतलब यह है कि एक बच्चे को गुड़िया दे दी गई, तो गुड़िया को देखा एक बच्ची कैसे रखती है? कपड़े पहना के, साई डाल के। तो वो क्या समझती है? गुड़िया भी क्या है? वो हमारी छोटी बहन है। तो बात समझ में आ गई? तो यानी कि ये कौन सी अवस्था में होता है? 2 से 6। सजीव और निर्जीव के बीच कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आई? या मान लो, अगर मान लो कोई बच्चे के चोट लग गई और वो कुर्सी ना मारी, तो वो कुर्सी को पीटेगा, क्योंकि उसका ये मानना है कि कुर्सी भी हमारी तरह है और इसने जानबूझ के हमारी चोट मारी है। तो वो क्या कहलाता है? जीववाद। ये कौन सी अवस्था में है? पूर्व या प्रांग। अगले पे आते हैं अहम केंद्रित। देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है, अहम केंद्रित। अहम केंद्रित का मतलब यह है जो उसने किया है वही सही है। अगर उसने मान लो सूसू कर लिया किस पर? बेड पे, तो उसे कोई घबराहट नहीं, क्योंकि उसका ये मानना है कि मैं ही सही हूं बस। उसने जो भी गलत किया वो उसे सही दिखाई देगा। ठीक, तो ये कौन सी अवस्था में? पूर्व सकारात्मक में। अपलाप्ति अवस्था। कहने का मतलब सिंपल समझिएगा, एक बच्चे को यहां से यहां तक लाया गया, लो इस तरीके से रास्ता था। ठीक, फिर उससे कहा गया बेटे चला जाएगा घर, बाजार लेके गए और आपका काम लग गया। तो अब आपको वहां से लेके गए थे, तो आप बच्चे से कहेंगे बेटा चला जाएगा, वो कहेगा नहीं पिताजी घर छोड़ के आओ, और आप भी नहीं छोड़ के आएंगे, क्योंकि आपको पता ही 6 साल का, 2 साल का, 4 साल का तो आई। तो इस तरीके का जब वो पलट ही ना सके, कहने का मतलब ऐसे समझिएगा 4 + 6 कितने होते हैं? 10। और तुम उससे कहना 6 + 4 कितने होते हैं? वो हो जाएगा कंफ्यूज। तो ये वाली अवस्था कहलाती है अपलाप्ति, यानी कि जिसमें पलट ना सके वो। ठीक, आगे आते हैं अगले पर। अगला हमारा है हाँ अपलाप्ति हो गया। थोड़ा सा ये पेंसिल, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला अवस्था हमारा है अपलाप्ति हो गया केंद्रीयकरण, एक ही विशेषता पर अटकना। कहने का मतलब यह है कि मान लो कि एक ही विशेषता पर अटकना। अगर उन्हें कोई एक चीज, कोई भी चीज अच्छी लग गई और उसकी बाकी चीजें निगेटिव है, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक चीज है
वो उसमें एक पार्ट अच्छा है, बाकी सब निगेटिव है, उसे हार्मफुल कर देगा, हानि पहुंचाएगा, तो वो कहलाता है केंद्रीयकरण, एक ही विशेषता पर अटकना। ये पहले भी आ गया है, सेंट्रलाइजेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, अगला है तीसरी अवस्था, मूर्त या अनौपचारिक या स्थूल। इसमें जरा विशेष गौर फरमाना, पेपर बनाने वाला कहाँ से लाएगा, क्योंकि अवस्था तो एक ही है जिन प्याज जी की, वहां से क्वेश्चन भी देना है तो नाम बदल बदल के देगा बस, अनौपचारिक या स्थूल। अब आप स्थूल आ जाएगा कंफ्यूज, इस बात में विशेष ध्यान रखना, यही नंबर प्लस पॉइंट है बस। ये 6 से 11 वर्ष की है, ठीक है, याद रखना है। इसमें व्याख्या और स्पष्टीकरण भी चाहिए। व्याख्या स्पष्टीकरण का मतलब है कि उसे स्पष्टीकरण चाहिए बिल्कुल एकदम। उससे कहा जाए बेटे तू स्कूल में पढ़, उसका मन नहीं करे तो वो पूछेगा क्यों पढ़ूं मैं यहाँ, क्या अच्छी चीज है, तो आपको बताना पड़ेगा झूले भी हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे दोस्त बनेंगे, तो पूरी तरह स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अब पूछेगा चांद दिन में क्यों नहीं निकलता, तो पूरा स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। सूरज दिन में क्यों निकलता, पूरा स्पष्टीकरण देना। तो वह अवस्था कौन सी हो गई, वो हो गई मूर्त, अनौपचारिक या स्थूल। ठीक, अगले पे आते हैं हम। अगली अवस्था हमारी पलावटी अवस्था। देखो इसमें जरूर पलट जाएगा वो। अब देखो इसके नीचे है ये पलावटी अवस्था, तो इसमें क्या है, अगर आपसे कहा गया 4 + 6 कितने होते हैं साहब, 10, तो उसे दे देना 6 + 4, वो तुरंत कर देगा कितने होते हैं, 10। ये ऐसा समझिए, बाजार लेके गए, बाजार से आपने कहा बेटे काम, मुझे काम लग रहा है, तो चला जा घर, तो वो घर चला जाएगा। तो ये कौन सी अवस्था में, 6 से 11। सोच समझ के बनाई है उसने ये सब चीजें प्याज ने। ठीक, आगे आते हैं। अब अगला हमारा है समय दूरी की समझ। इसके अंदर क्या होता है, समय दूरी, तभी बता दिया एपलाप्टी इसी का पार्ट है। समय की समझ हो जाएगी कि किस टाइम उठना है, किस टाइम खाते हैं, किस टाइम सोते हैं, वो सब इसके अंदर। अपरिवर्तनीयता, परिवर्तन नहीं होता इसमें ज्यादा। ठीक है, आगे आते हैं अवधारणात्मक। वाह, देखो ये वर्ड आएंगे अवधारणात्मक, तो इसका मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट, यानी कि वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचने लगता है। वो कैसे हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बात समझ में आ गई। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। और ये आपको विश्वास मानिएगा, ये इस तरीके से नोट्स बनाने सिर्फ 3 पेज के हैं, ये यहीं से वर्ड निकलेंगे और तुरंत आंसर लगाना है आपको। आगे आते हैं, अगला हमारा ये हो गया अवधारणात्मक, ये हो गया पार्ट खत्म। अगला है तर्क शुरू कर देता है, ये मैंने पहले बता दिया। तर्क का देखो, तर्क का शुरू करना बहुत बार पूछा गया है, समाजीकरण की अवस्था कौन सी है। ठीक है, एक बार पूछा गया प्रारंभिक समाजीकरण की, तो जहां प्रारंभिक वर्ण लग जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि वो पहले वाले पार्ट में चला गया वो। ठीक है, तो तर्क शुरू करता है, यहां से तर्क का इस्तेमाल नहीं, ज्यादा नहीं करेगा, शुरू करेगा। आगे आते हैं चौथी, अमूर्त, अनौपचारिक या संक्रियात्मक। इसमें क्या है, निगमनात्मक तर्क देगा, नियम के ऊपर तर्क देना, यानी कि ये तर्क से भरी हुई चीज है। इसमें अब उसे बिल्कुल इमेज दिखाने की जरूरत नहीं है, उसने बिल्कुल प्रत्यक्ष ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, बच्चे को तर्क का मतलब यह है कि वो खुद तर्क लगा लेगा, हाँ जी मेरे पिताजी ने जो कहा है वो चीजें लेके आएंगे तो लेके ही आएंगे, उनके पास पैसे थे जेब में, मैंने देखा था। लेकिन पहली अवस्थाओं में उसे विश्वास नहीं होगा, साथ बैठ के जाएगा मोटरसाइकिल पे। ठीक, तो ये तर्क का नियम से ऊपर तर्क से सोचना कहलाता है अमूर्त, औपचारिक, संक्रियात्मक या रचनात्मक। मैंने पहले बता दिया, अपसारी सोच हो जाती है इसके अंदर। अपसारी का मतलब क्रिएटिव, सृजनात्मक सोच, यानी कि जो प्रकाश ही प्रकाश हो, जिसके एक चीज के, अपसारी का मतलब एक चीज के ज्यादा उत्तर हो। ठीक, जैसे मान लो 48 के फैक्टर होते हैं अपसारी सोच वाले, जैसे 12 चौक 48, 8 छंग 48 और 16 तिया 48। तो एक ही कई सारे उत्तर अपसारी और एक ही सोच वो अभिसारी। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसके साथ। वस्तुनिष्ठता, वास्तविकता ज्यादा होती है, क्योंकि तर्क से इस्तेमाल करने लगता है ना, उसे विश्वास हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है तर्क वाली अवस्था, पहले ही बता दिया ये, तो इसमें कुछ नहीं करना। कौन सी अवस्था है ये, तर्क वाली अवस्था। ठीक, अब इसमें जो 2-4 चीजें बची हैं वो जरा देख लेते हैं। ये हो गया है फाइनल, इसे मैं मिटा देता हूं। अब आपको इसका फोटो खींच के रखना है, क्योंकि ये यहीं से जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये इन्हीं से निकल जाएंगे बस क्वेश्चन। जैसे एक अवस्था का है मूर्त का, मूर्त में एक चीज जरूर याद रखना, मूर्त अवस्था में क्या है, मूर्त अवस्था में 2 चीजें होती हैं, एक तो संरक्षण
और दूसरा वर्गीकरण। कौन सा? वर्गीकरण। संरक्षण का मतलब क्या है कि वर्गीकरण का मतलब वो वर्गीकृत कर देगा, क्लासिफाई कर देगा चीजों को अलग अलग। जैसे अलग अलग तरीके के फूल दिए गए, वो बांट देगा एक मानक के हिसाब से जो सेपरेशन से कहलाता है। और दूसरा संरक्षण। संरक्षण का मतलब ये है कि इस अवस्था में ये पता नहीं चल पाता कि मात्रा अलग होती है, समय का मात्रक अलग होता है, दूरी का अलग होता है, ये सब वो सब ऐसे ही समझेगा। जैसे आयु वो भी लिख देगा 7 वर्ष, द्रव्यमान वो भी लिख देगा 7 वर्ष। तो वो इस तरीके से फर्क नहीं कर पा रहा, तो वो यानी कि संरक्षण प्राप्त नहीं होता। कौन सी अवस्था में? मूर्त में। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं आगे। बस ये हो गया आपका बिल्कुल क्लियर। अब आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इन वर्डों का तालमेल अच्छे से रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन के साथ लाएंगे, क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें और जो भी चीजें जहां समस्या है वो मुझे मैसेज से कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक शेयर ना सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारा का सारा सी टाइट का मैं इसी में क्लियर करा दूंगा, क्वेश्चन से और क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।